जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए है। और बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगी सभी सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इतने निगेटिव कमेंट आते हैं ना, मतलब इतनी ऐसा लगता है कि यूट्यूब ही छोड़ दो। मतलब उस वक्त ऐसा फील होता है। बट थैंक्स उन लोगों को जो इस टाइप के नेगेटिव कमेंट को रिप्लाई करते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत बोलने वाले ही हैं, मतलब यूट्यूब पे सही को सही बोलने वाले और सही का साथ देने वाले भी बहुत लोग हैं। तो उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और एक ऋषि कुमार है, उन्होंने लिखा आप अपने कोड का काम जल्दी कीजिए। कोड का काम मेरे अंडर में नहीं है, ये कोड का है। तो जो भी प्रोसेस है, जैसा भी है, वो वहीं से होगा। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ कि जो मैं जल्दी करूँ। और फिलहाल ये क्वेश्चन है, ये सजेशन है उनका। और आप दूसरी शादी क्यों नहीं ढूंढ लेती? दूसरी शादी मैं कई बार बोल चुकी हूँ अपनी वीडियो में, दूसरी शादी मैं नहीं करूँगी। मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मुझे सक्सेस होना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे मतलब शादी तो भूल ही जाए सब लोग कि मैं शादी करूंगी। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अभी उम्र ही क्या है, अभी ये क्या है, वो क्या है, मतलब कुछ भी नहीं। सीधा सिंपल एक, और मेरा डिसीजन बदलने वाला नहीं है ये। तो मुझे शादी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एज। तो मेरी एज जो है 35 है। 35 रनिंग है। हाँ, रीत मेहरा व्लॉग्स, उन्होंने लिखा है कि डोंट लूज होप डियर, यू आर राइट, जस्ट सिक्योर एंड चाइल्ड फ्यूचर एंड यूट्यूब कभी मत छोड़ना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए मैं किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हूँ। कुछ लोग बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं कि सिंपैथी लेने के लिए ये रोना धोना मचा रखा है यूट्यूब पे। तो मैं यूट्यूब पर जब आई थी तो मैं ये सब नहीं करती थी। लेकिन मेरे बारे में इतनी गलत चीज़ें फैला रखी थी मेरे एक्स हस्बैंड ने, पूरे गांव में इतना हल्ला, मुझे कैरेक्टरलेस। उन्होंने ये कहा कि मैंने डिवोर्स उनको इसलिए दिया क्योंकि मेरा किसी से अफेयर है, मैं किसी और के साथ रहती हूँ, जबकि मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ मायके में अपने। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही ये सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो पाई हैं। मतलब मेरी वीडियो की वजह से ही उनके गांव में बहुत लोग देखते हैं वीडियो मेरी, बहुत लोग देखते हैं। मतलब ये सब चीज़ें फैलती हैं बिल्कुल आग की तरह। तो मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने ऊपर गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे बारे में कोई गलत बोले। तो मुझे मजबूर किया गया ये सब करने के लिए। आपने कौन कौन सा केस किया है ससुराल वालों पे? सिया पटेल ने पूछा है मुझसे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने ससुराल वालों पे कोई भी केस नहीं किया है, जबकि मुझे करना चाहिए था। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे इस चीज़ का अफसोस भी है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ससुराल वालों को इसलिए भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उन लोग अपने बेटे की तरफ से भी नहीं थे। मतलब उन लोगों का उस उनकी तरफ भी कोई सपोर्ट नहीं था, ना मेरी तरफ था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ये लगता था कि ठीक है, अगर वो मेरा साथ नहीं भी दे रहे हैं या सही में खड़े भी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग अपने का भी साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब गलत का भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन अब उन लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों ने नहीं किया, बट अब उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो मैं अपने तरीके से अब देख लूंगी आगे मुझे क्या करना है। हर चीजें बताई नहीं जाती हैं, कुछ चीजें आपको समय के हिसाब से छोड़नी पड़ती है, वक्त बताता है। मतलब कुछ चीज़ों के जवाब जो है वो वक्त देता है। तो अभी मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। जब पता चला तब आपने यूनिट में और आवा में कंप्लेन नहीं की, और कंप्लेन की अगर तो क्या एक्शन हुआ? ये शब्द शानू गौर, ये भी एक्चुअली एक आर्मी वाले
की वाइफ हैं। तो इनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी लाइफ से रिलेट करती हैं, मतलब जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं वैसी ही हैं कुछ चीज़ें इनके साथ भी। इनका भी हस्बैंड आर्मी में ही है। तो मुझे ये चीज़ पता, मतलब जो विपिन थे उनके बारे में जो भी चीज़ें थी वो मुझे पता सिर्फ 2-3 महीने बाद ही चल गया था कि मतलब उनकी हरकतें इस टाइप की है। 2-3 महीने बाद से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और फर्स्ट टाइम मतलब हमारी शादी हुई जब मार्च में शादी हुई थी। मेरी शादी हुई थी 6 मार्च 2008 को, शिवरात्रि के दिन। और मेरी शादी मंदिर से हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद जो पहला मतलब रक्षाबंधन आता है, ये मेरे से ही पैसे लेकर के, मुझसे ही पैसे लेकर के कि मुझे दीदी के यहाँ जाना है। उस समय इनके पास पैसे नहीं थे। मुझसे पैसे लेकर के ये गए और अपने मामा की बहू के मायके गए थे। मतलब जो विपिन के मामा हैं उनकी बहू के मायके गए हुए थे। और क्यों गए थे? अपने लिए शादी का रिश्ता तय करने गए थे। उनकी बेटी देखने गए थे, मतलब कि जो मामा की बहू थी उसकी बहन से शादी के लिए गए हुए थे ये। और मैं ये कोई झूठ नहीं फैला रही हूँ। कुछ लोग जब इस तरीके की बात मुझे बोलते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस वक्त। मतलब क्या बोलूँ उनको। लोग बोलते हैं कि झूठ बोल के झूठ फैला रही है, एक पक्ष जान के हम लोग ऐसे कुछ नहीं कर सकते। भाई ठीक है, आप क्या ही करोगे? आप कोर्ट थोड़ी ना हो, आप अदालत थोड़ी ना हो कि आप न्याय दिलाओगे। लेकिन इस तरीके की बात करना भी उचित नहीं होता है। जब आप एक तरफ आप ये कह रहे हो कि एक पक्ष जान के हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आप बिना कुछ जाने ऐसा क्यों बोल देते हो किसी को, जब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो। तो इन्होंने मुझसे शादी करने के बाद वहां पर लड़की देखने गए थे। बकायदा अपने जीजा को लेकर के गए थे, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है ये चीज। वो अपने जीजा को लेकर के गए थे, विपिन सिंह। और अपने जीजा से ये बोले थे कि एक दोस्त के यहाँ चलना है, आप चलो मेरे साथ। जब वहां पहुंच गए तब उनके जीजा जी को पता चला था कि ये यहाँ पे लड़की देखने आया है, मतलब शादी की बात करने आया है। पूरी रात उसके साथ रह के आए थे, रूम में मिल के जुल के सब कुछ जो भी इन लोगों के बीच हुआ था। क्योंकि जब ये आए थे तब इनके मोबाइल में मैंने रात को 2:38 की फोटोज देखी थी। उसकी फोटो बहुत क्लोज, मतलब बिल्कुल पास से फोटोज ली हुई थी उसकी इन्होंने। और वो भी ऐसी फोटोज कि मतलब जैसे कहीं और देख रही है, मतलब जबरदस्ती वाली फोटोज थी वो। तो इन्होंने ऐसी फोटोज ली थी, वो मैंने देखा रात में। लेकिन पहले मैं बहुत इनसे डरती थी, मतलब अगर कोई चीज़ पूछनी भी होती थी तो उसके लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि मैं पूछूं या ना पूछूं। फिर क्या हुआ कि जिसको देख कर के ये आए थे उसके पिताजी ने फ़ोन किया। फ़ोन इनको करते थे लेकिन ये सिम बदलते रहते थे ना, क्योंकि इनको तो कई पटानी थी, कईयों के साथ अफेयर चलाने थे, तो ये सिम बदलते रहते थे। तो जिस सिम से उससे बात करते थे वो इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि मिल चुके थे, मिल आए थे, इनका काम हो चुका था। उस रात को जो भी इनको करना था वो कर चुके थे। और आते वक्त इनके शादी पक्की हुई थी, रोका जैसे होता है ना, 500-500 रुपए दिया भी गया था इनके जीजा जी को और विपिन सिंह को कि हमको रिश्ता पसंद है, मतलब रिश्ता ये तय है। ये आ गए वापस। फिर वो कॉल कर रहे हैं, भाई लड़की के पिताजी कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है क्योंकि नंबर तो बंद हो चुका था। फिर वो रिश्तेदार थे, वो उन्होंने नंबर किसी से लिया, पिताजी का, इनके विपिन सिंह के पिताजी का नंबर लिया। फिर उनको कॉल करके बोला कि मुझे आपके लड़के से शादी करनी है, बेटी की अपने। तो पापा, मतलब विपिन की, तो पापा का कहना था कि विपिन की शादी हो चुकी है। तो बोले नहीं विपिन की। तो पापा बोले कि नहीं हो सकता, आप छोटे वाले बेटे की शादी की आप के लिए फोन किया होगा आपने, किसी ने आपको बताया होगा। बोले नहीं छोटे वाले नहीं, बड़े वाले की ही बात कर रहे हैं। तो फिर पापा ने कहा नहीं उसकी शादी तो हो चुकी है। फिर उन्होंने अच्छे से पता किया, जब लड़की वालों को ये पता चला कि नहीं ये शादीशुदा थे, शादी के बाद यहाँ आए थे, उसकी बहन ने मुझे कॉल करके खूब ऊट पटांग बोला। बोले पैसे कमाने का इतना शौक है तो तुम क्यों नहीं धंधे करने बैठ जाती हो, अपने पति को क्यों भेजती हो। तो फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये बताओ अगर मुझे ये शौक होगा और कौन सी पत्नी होगी जिसको ये सब शौक होगा।
और मैं 500 रुपए के लिए तुम्हारे घर भेजूंगी अपने पति को। तो मैंने तो बोली कि वो पूरी रात मेरी बहन के साथ गया है, मेरी बहन की ज़िंदगी खराब करके गया है। तो मैंने कहा ये अपनी बहन से पूछो, अगर वो इतनी अच्छी होती तो पूरी रात उसके साथ, अनजान व्यक्ति के साथ शादी थोड़ी ना हो गई थी जो उसके साथ थी, और तुम लोग खुद गलत हो। तो ये सब बहसबाजी हुई थी। तब जा कर के पता चला कि तो फिर वो लड़की के जो पिताजी थे उन्होंने पापा को सब कुछ बताया। बोले वो आपका बेटा भी आया था प्लस साथ में आपका दामाद भी आया हुआ था। फिर पापा ने उनको भी फोन करके बोला, तब ये बात क्लियर हुई कि ऐसा ऐसा है। तो अब बताइए यहाँ पे मैं कहाँ गलत हो गई? शादी के सिर्फ 4 महीने बाद की बात है ये। मार्च में शादी हुई थी और अगस्त में आई थिंक रहता है रक्षाबंधन, उसी टाइम की बात थी। तो चलिए ये बहुत लंबा हो जाएगा, एक क्वेश्चन का आंसर देना मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसी से रिलेट करती हैं, तो बताना पड़ जाता है। प्रतिमा जी ने पूछा है आपके भाई जो थे उनको क्या हुआ था? एक्चुअली इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी तो मैं शायद बात भी नहीं कर पाऊंगी। हम लोग 4 बहनें हैं, एक ही भाई था हमारा। उसको पता नहीं क्या हुआ था, उसकी किससे बहस हुई थी, क्या लड़ाई झगड़े हुए थे, उसने पॉइजन ले लिया था। और लेने के बाद वो सबसे पहले मेरे पास आया था, उसने तुरंत आकर के मुझे बताया और आके मेरी गोदी में लेट गया था वो। तुरंत उसको लेकर के हम लोग डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको। और वो पूरी रात था, पूरी रात उसने बात की हम लोगों से। मैं उसके पास ही थी। मॉर्निंग में मैं अपनी मम्मी को लेने घर आई और मैंने रात में पूछा भी उससे कई बार, क्या हुआ था, क्यों तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो बोलता है कि कुछ नहीं दीदी, घर चल के बात करेंगे इस बारे में, घर चल के बता दूंगा आपको। तो हम लोगों को उस टाइम कोई डाउट नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम पे, मतलब उसने जैसे ही लिया उसने तुरंत बता भी दिया। क्या सोच के लिया था, क्या था उसके दिमाग में, पता नहीं। तो जैसे ही उसने बताया तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी ये बोला कि ये अभी खतरे से बाहर है। पर हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उससे जब मैंने पूछा तो वो बोलता है कि नहीं घर चल के बताएंगे। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके कम से कम 10-11 जो दोस्त हैं वो सब थे वहाँ पे, आईसीयू में थे, लेकिन हम सब लोग बाहर थे। बट आसपास एक दो लोग थे। उसने नहीं बताया तो हम लोगों ने फोर्स भी नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये घर जाएगा, तबीयत ठीक हो ही रही है, घर जाकर पूछ लेंगे। तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगी, सॉरी। क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा भाई जो है वो सबसे बढ़ के था। सबसे बढ़ के मतलब इसलिए था कि वो मुझे बहुत प्यार करता था। मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करता था, मेरी सारी बहनों में सबसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करता था, सब जानते हैं। मैं जब कभी चली जाती थी यहाँ से, मेरा ससुराल जो है वो लखनऊ का था, मैं जब चली जाती थी तो जैसे बॉयफ्रेंड लोग कॉल करते हैं ना, आधे आधे घंटे बात करते हैं, ऐसे बात करता था वो मुझसे। और बस डेली एक ही चीज़, दीदी जल्दी आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। शानू जी ने पूछा था कि आपको जब पता चला तो आपने यूनिट और आवा में कंप्लेन नहीं की, और कंप्लेन की तो क्या एक्शन हुआ? तो देखिए मैं इनकी यूनिट में भी गई थी फर्स्ट टाइम 2015 में, 2015 में। तब ये 3 बच्चों की माँ के साथ हम बाराबंकी में रहते थे बकायदा। एक्चुअली जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने उस लेडी को कॉल किया, और मैंने उसको कॉल किया था रात के 10:30 बजे, सिर्फ इसलिए कि मुझे बताया गया था कि विपिन उसके ही घर पे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ पे यकीन नहीं था। मुझे ऐसा लगा हो सकता है दिन भर रहते हो, रात में वो कहीं और चले जाते होंगे। पर मैंने रात को ही उसको कॉल किया, उस औरत को, रात के 10:30 बजे। मेरा फ़ोन जो मेरे एक्स हस्बैंड थे उन्होंने उठाया। अब आप बताइए अ, किसी पराई औरत को आप कॉल कर रहे हैं आधी रात को, और उसका फ़ोन आपका पति उठा रहा है, तो उस वक्त आप पे क्या बीतेगी? फिर उन्होंने उठाया, फिर कोई बात नहीं, फिर मैंने बात की। मैंने बोला, मैंने कहा वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? जो भी चीज़ें हमारे बीच में बात हुई, फिर वो हमेशा गाली गलौज पे आ जाते थे कि तूने फ़ोन कैसे किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये वो। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा अगर ऐसे ही चला तो मैं कंप्लेन करूँगी, मैं यूनिट जाऊँगी।
तब तक मैं कभी इनके यूनिट नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम यूनिट गई हुई थी। तो मैंने ये लाइन बोली कि मैं कंप्लेन करूंगी, उस लेडीज का कहना था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ भौंक सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फिर मुझे भी मतलब बातें बहुत चुभती हैं, बहुत लगती हैं, और आज इसीलिए मैं अकेली हूँ। मुझे ये भी पता है कि इसीलिए मैं अकेली हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती गलती पे अपने। मैं थप्पड़ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ मैं गाली भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं फिर इनके यूनिट गई थी पहली बार। मैंने वहाँ कंप्लेन की जाके। तो मैंने वहाँ पे यही बोला था कि अगर इधर उधर इनको रहना है तो ये जबलपुर ना आए फिर, क्योंकि मुझे हमेशा से यही प्रॉब्लम थी। या तो आपके लिए मैं हूँ, और अगर मेरे होते हुए आपको 10 जगह जाना है तो आपके रास्ते 10 जगह के लिए खुले, लेकिन मेरी तरफ आने का जो रास्ता है वो बंद होगा। और बस यही था, यही चीज शुरू से समझाते आए हैं। उन्होंने बोला नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, पर हमेशा से करते आए हैं वो। और रही बात आवा की, तो आवा में भी मैंने कंप्लेन की थी, लेकिन आवा में मैंने बहुत लास्ट में कंप्लेन की। आवा में जब इनकी रिटायरमेंट की डेट नज़दीक आ गई थी तब मैंने कंप्लेन की है। तो उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत नज़दीक आ चुकी थी इनके रिटायरमेंट की डेट। 1 ही 2 महीने बचे हुए थे। आवा तब तक वर्क करती है जब तक फौज में है व्यक्ति, उसके बाद नहीं। तो बस मेरा कोर्ट से केस चल रहा है अभी। प्रतिमा जी ने पूछा है कि आपको कब पता चला कि ये आदमी ऐसा है। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद। लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ 12 साल काट लिए। 12 साल के बाद मैंने कम मतलब डाइवोर्स का केस लगाया। आपके पेरेंट्स ने शादी में जो भी सामान दिया था वो कहाँ है? ये अमिता अमिता त्यागी जी ने पूछा है कि जो भी सामान आपको मिला था वो कहाँ है। एक्चुअली हमारी शादी मंदिर से हुई थी। मेरी शादी में मेरे मायके से कोई भी सामान नहीं मिला था। बट जब हमारी शादी हो गई तब से हम यहीं पर हैं। 1 साल तक हम 1.5 साल करीब हम बाहर थे। बाहर मीन्स कि थे यहीं पर मायके के आसपास ही, पर रेंट पे रहते थे। मैंने अपने पैसे से सारा अरेंजमेंट किया था, मेरे पैसे से। मतलब जो भी घर में ज़रूरतों के सामान होते हैं, जो एक लड़की को दहेज में दिया जाता है, वो सारा दहेज मैंने अपने पैसे से इकट्ठा करके सब कुछ अरेंज किया था। मेरे हस्बैंड ने जो भी चीज़ें की थी, मतलब जो एक्स हस्बैंड थे, उन्होंने जो भी चीज़ें की थी वो अपनी चीज़ें ले चुके हैं। उनकी एक टीवी है हमारे यहाँ, वो टंगी हुई है, वो जब भी चाहें आके उठा के ले जा सकते हैं। एक म्यूज़िक सिस्टम था, वो मैंने उनको दे दिया था जब अभी बीच में ये आए हुए थे। और मेरी सिस्टर की शादी में उन्होंने कुछ ज्वेलरी मेरे लिए बनवाई थी। कुछ क्या, सिर्फ एक ही चीज़, चैन बनवाई हुई थी मेरे लिए। तो वो ये बोलते हैं कि वो क्यों नहीं वापस कर रही हो, सामान तो वापस कर दिया, वो क्यों नहीं कर रही हो। तो आपको बता दूं, मेरी शादी हुई थी तो शादी में कुछ नहीं मिला था मायके से, बट मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं खुद से क्यों ना दूं इनको। मैंने उनके लिए चैन बनवाई थी सोने की, तो वो उन्होंने बेच डाली। उसके बाद मतलब मैं भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। मैंने बहुत बेवकूफ़ी की। जो आज मेरी कंडीशन है उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद भी हूँ। कहीं न कहीं क्या मतलब, मान के चलिए आप 75% मैं खुद हूँ उसकी ज़िम्मेदार। क्योंकि अगर एक बार व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया उसके बाद आप नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी करती थी मैं। फिर मैंने इनको ब्रेसलेट बनवा के दिया था हाथ का, गोल्ड का, वो भी इन्होंने बेच डाला। फिर जब मेरा बेटा हुआ था तब मैंने इनको अपने तरफ से, लोग होता है ना मायके से कुछ ना कुछ आता है, लेकिन मैं इनको खुद से ही करती थी। क्यों? क्योंकि कोई बात नहीं, मेरे मायके से नहीं हुआ है तो मैं करूंगी। तो मैंने इनको रिंग बनवा के दी थी, वो भी इन्होंने, अंगूठी भी बेच डाली। तो मतलब तीनों चीजें ये बेच डाले, और आज अपना गाना गाते हैं कि मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया। उन्होंने एक मेरे लिए रिंग बनवाई थी, जुआ खेलने गए थे लखनऊ के अंदर, हाथ से निकाल के ले गए, बेच आए। कान के इन्होंने बनवाए थे मेरे लिए, वो भी वो बेच डाले। मतलब फिर एक बार इन्होंने मेरे लिए हार बनवाया था। हार बना था 65,000 का, 2013 में।
2013 में, क्योंकि मेरे देवर की शादी थी उस टाइम। 2013 में इन्होंने हार बनवाया मेरे लिए। पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारों में बताया मैंने प्रीति के लिए हार बनवाया है। वो भी कितने का? 80,000 का था। 65,000 का, 80,000 का बताया उन्होंने। पूरे गांव में हल्ला, पूरे रिश्तेदारी में हल्ला। फिर उन्होंने वही 2 महीने बाद, और उसमें भी उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। 65,000 में से 45,000 रुपए उन्होंने दिया था। बाकी मैंने अपने काम से थोड़ा थोड़ा कर करके दिया था, क्योंकि वो जो सुनार था वो पहचान का था, तो किश्तों में भी देते थे उसको पैसे। इन्होंने सिर्फ 45,000 दिए थे। सबको गा दिया, बता दिया कि मैंने बनवाया। 2 महीने बाद इन्होंने उसको बेच दिया। तब मैंने उनको बस यही कहा था कि जिस तरीके से फोन कर करके सबको बताया कि मेरे लिए हार बनवाया, वैसे ही फोन करके सबको बता देना कि मैंने हार बेच दिया। तो बोले तेरे बाप का थोड़ी ना था, मेरी मर्जी, मैं बेचूं चाहे जो करूं। उनका यही डायलॉग रहता था। तो इनके बनवाए हुए कोई जेवर मेरे पास है नहीं, सब इन्होंने लिए और बेचे हैं। सिर्फ एक चीज मेरी बहन की शादी में इन्होंने ली थी, लक्ष्मी माला। वो भी मेरे लिए लोगों को दिखाने के लिए हार लेकर के आए थे, 1,25,000 का। तो भी मुझे जो चीज नहीं पहननी है, तो मेरे अंदर ये नहीं था, मेरे अंदर कोई शुरू से लालच नहीं थी कि मेरे को ये दिला रहे हैं तो मैं खूब महंगे महंगे चीजें ले लूं, चाहे कर्जे में हो चाहे जैसे हो। ऐसा नहीं था। मुझे वो चीज नहीं पहननी थी। तो मैंने जो लिया वो 70,000 का था, 72,000 का था, 70 नहीं। तो वो मेरे पास है, लेकिन है पर मुझे वो तीनों चीजें लौटा दें जो मैंने उनके लिए बनवाई थी, उसके बाद वो अपनी चीज ले सकते हैं। एक आईडी है जिंदगी मिल गई दोबारा, ये जो भी इनका नाम हो। इन्होंने पूछा है पति से भरण पोषण कैसे लें। एक्चुअली भरण पोषण तो मुझे भी नहीं मिलता है। मुझे मिला था 3 साल के लिए फौज से, जो कि बंद हो गया है। मैंने आपको बताया था 1 साल तक मुझे 22,700 रुपये मिलते थे, जिसमें से मतलब 23 ही मान लीजिए, जिसमें से 5,000 वो साल भर वापस लेते रहे। मैंने उसके बकायदा स्क्रीनशॉट फोन पे जो मैंने पेमेंट उनको की है वो मैंने लगा रखी है। वो पूरे गांव में हल्ला कर रखे थे कि 28,000 रुपये मुझे मिलते थे। बहुत झूठ बोलते हैं, और इस झूठ का नतीजा देखना बहुत जल्दी। आपको भी मैं बताऊंगी, आपसे भी शेयर करूंगी, बहुत जल्दी उसका नतीजा निकलेगा। भगवान हिसाब करना शुरू करेंगे तो इतने अच्छे से हिसाब करते हैं ना, कोई करे ना करे, भगवान बहुत अच्छे से हिसाब करते हैं। आपने पूछा है कि भरण पोषण कैसे लें, तो आप कोर्ट से ले सकती हैं। कोर्ट में अप्लाई करिए आप। अब आपके केस में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, तो जो भी है आप कोर्ट से सलाह लीजिए। अनिल जॉन जॉन, मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ ये यूट्यूब पर मेरे लिए ही बैठे हुए हैं, क्योंकि इतने नेगेटिव कमेंट इन्होंने किए हैं मुझे जगह जगह पे। मेरी बच्ची के वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया है कि ये बच्ची वीडियो बन रही है इसलिए नाटक कर रही है, मतलब उसको देख करके इस तरीके से बात कर रही है, संभल संभल के। और प्री प्लान्ड है, मतलब प्लानिंग के साथ वीडियो बन रही है, इसलिए प्लानिंग के साथ बात कर रही है। उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो कैसे बात कर रही है, आपको ये नहीं दिख रहा है, जबकि उसमें एक लोगों को दिख रही है उसकी फीलिंग्स। मतलब मैं बता रही हूँ कि जब भी वो वीडियो मेरे सामने आ जाती है, या कभी मैं ऐसे भी देख लेती हूँ, गैलरी खोलती हूँ मोबाइल की, तो मुझे रोना आ जाता है। उनकी जो अभी नई वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। मेरी बेटी ये कह रही थी कि मम्मा उनको अब बेटी ना हो। लोग बोलते हैं कि बेटी हो तो थोड़ा पता चले कि बेटी का दर्द। तो मैंने भी उसको, विधि को, यही चीज बोली। मैंने कहा कि होनी चाहिए, बेटी होगी तो दर्द। तो बोले मैं तो हुई थी। क्या समझ में आया उनको? कौन सा सुधर गए वो? कौन सा औरतों के साथ, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया? और वो इतनी बातें इसलिए कह जाती है, उसकी वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, उसने खुद अपने पापा के मोबाइल में न्यूड पिक्चर्स देखी हैं, अलग अलग औरतों की गंदी गंदी चैट्स देखी हैं उसने। तो वो कैसे भूल जाएगी उन चीजों को? छोटी बच्ची थोड़ी ना लगी है, 13-14 साल की लड़की इतनी भी छोटी नहीं होती कि वो ये सारी चीजें समझे ना। तो मैंने उसे नहीं बताया, उसने खुद अपने पापा के मोबाइल में देखा है। तो वो मुझसे यही कह रही थी कि मम्मा अब पापा की बेटी ना हो। उसका रीजन भी उसने बताया था मुझे ना, तो मुझे रोना आ गया था उस वक्त। उसका कहना था कि एक बेटी के पिता अगर वो बनेंगे ना, तो देखो, अगर वो इनसे परेशान तो रहेगी क्योंकि वो बदलेंगे नहीं कभी,
तो बोले एक बेटी जो है वो घर छोड़ के भी नहीं भाग सकती, अगर उसका बाप नालायक हो तो एक बच्ची जो है वो बेटी कभी घर छोड़ के भाग नहीं सकती है। और उस पे क्या बीतेगी जब उसके पिता मतलब कई औरतों के साथ इस टाइप की हरकतें करें, तो मतलब कितना गंदा, इतना शेम फील होता है, मतलब बहुत ही गंदा फील होता है। तो उसका कहना यही था कि मम्मी एक बेटी जो है ना वो क्या फील करती है मैं समझ सकती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे पता है कि मतलब कितना। और लोग बोलते हैं कि बेटियां जो हैं वो अपने पापा के लिए बहुत प्यारी होती हैं, मतलब सबके ही पापा जो हैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, और वो अपने फ्रेंड सर्कल में जब ये सब चीजें देखती है तो वो फील करती है। बोले ऐसे पापा तो वो कभी बन नहीं सकते, जब वो पहले नहीं बने तो अभी भी नहीं बनेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। लेकिन अगर बेटा होता है तो अगर वो लायक भी निकलेगा तो वो ये करेगा कि ऐसे बाप को छोड़ के निकल जाएगा कहीं, अपनी लाइफ जिएगा। और अगर नालायक भी निकलेगा उनकी तरह ही पीना खाना और ये सब करना, तो फिर उनको सुधार देगा। तो बोले उनको अगर हो तो बेटा ही हो, बेटी ना हो। क्योंकि बेटी अगर ऐसा बाप होगा तो घर छोड़ के भी नहीं भाग सकती है, क्योंकि घर छोड़ के भी भागेगी तो जाएगी कहाँ। एक मिंटू कुमार गुप्ता है, उन्होंने लिखा आपका खूबसूरत होने का घमंड आपको बर्बाद कर दी या कर देगा या कर दिया है, जो भी कहना चाहते हैं, उन्होंने लिखा है बर्बाद कर दी। तो शायद उनका कहने का मतलब यही था कि आपका खूबसूरत होने का घमंड आपको बर्बाद कर देगा। तो पहली बात, मैंने आज तक नहीं कहा है, ना मैं आज भी कह रही हूँ, ना मैं आने वाले टाइम में कहूंगी कि मैं खूबसूरत हूँ, ना मैं इस चीज को मानती हूँ। क्योंकि मेरी नजर में खूबसूरत इंसान वही होता है जो दिल से साफ है। मैं तो मतलब खूबसूरती शकल देख के कभी भी नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी बैठी हुई हूँ, इसलिए मैं कभी शकल पे मरने वाली औरत नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से खूबसूरती उसको कहा ही नहीं जाता कि अगर शकल से सुंदर दिखे कोई तो। जब मैं ये चीज बोलती ही नहीं हूँ तो घमंड वाली कोई बात ही नहीं है। और मेरी लाइफ में भगवान ने ऐसा कुछ दिया नहीं जिस पे मैं घमंड करूँ। मुझे एक चीज पे घमंड नहीं है, गर्व है। गर्व क्या है? मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ अकेले, बहुत सारी चीजें बखूबी निभा रही हूँ अकेले। मैं एक घर में एक अपने माँ बाप की लाइफ में एक बेटे की तरह रोल अदा कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए एक बाप का भी रोल अदा कर रही हूँ, और अच्छे से कर रही हूँ। तो इस चीज का मुझे गर्व होता है। और मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, चाहे मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, उसमें मुझे तारीफ मिलती है। मुझे लोग बहुत मतलब जो भी जानते हैं, वो बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते भी हैं, उनको पता है। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे स्टिचिंग करा रखे हैं, तो प्लीज वो अपने रिव्यू इसमें भी शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। तो मैं स्टिचिंग भी जो करती हूँ उसकी भी लोग बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि बहुत परफेक्टली और बहुत तरीके से फिनिशिंग के साथ काम करती हूँ। मैं जिस कारखाने में जुड़ी हूँ वहां पे भी मेरा एक अलग नाम था स्टार्टिंग में, बीच में मेरे एक्स हस्बैंड की वजह से नाम खराब भी हुआ वहां पे, लेकिन वहां भी मैंने एक अलग पहचान बनाई। तो मैं जिस फील्ड में भी रहती हूँ ना, मेरी कोशिश रहती है मैं बेस्ट करूँ, बेस्ट से बेस्ट करूँ। एक होता है आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया, उसको पता है कि ये काम मुझे करना है, उसने करा और फिनिश कर दिया कि हाँ काम हो गया। मेरा सोचना ये रहता है, मुझे अगर किसी ने कोई काम दिया है, मैं उसको इतना तरीके से करूं कि बिना तारीफ किए वो रह ना पाए। और इस जगह पे मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, जब मेरे काम की तारीफ होती है। तो बाकी मेरी सुंदरता के लिए कोई बोले, इसके लिए बोले, तो मुझे ये कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि एक एज के बाद सबकी सुंदरता चली जानी अगर है भी तो शकल पे चमड़ी पे घमंड करके कुछ मिलने ही वाला नहीं है, तो मैं क्यों घमंड करूंगी। और कितने ही दिन रहेगी किसकी शकल, सबका बुढ़ापा आना है, कुछ ही दिन में चमड़ी झूल जानी है। तो इन चीजों का घमंड नहीं है मुझे। अनिल जॉन जॉन, मैंने आपको बताया था, इन्होंने लिखा है झूठा वीडियो बनाओ, सिंपैथी बढ़ाओ और पैसे कमाओ। भाई किसी को शौक नहीं है अपने बारे में ऊट पटांग बोलने की, अपनी बेइज्जती कराने की। मैं भी यूट्यूब पर पहले ही आकर ये सब नहीं करने लगी थी। मैंने आपको बताया, जब मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, मेरे लिए गलत गलत बोला जाने लगा, अपने यूनिट में मुझे बदनाम किया, इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि लोगों को सच पता चले और मैं विथ प्रूफ दिखाती हूँ। आप यूट्यूब पे और भी लोगों को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना प्रूफ के बात करते हैं।
पर मैं बिना प्रूफ की कोई बात नहीं करती हूँ। मैंने उस आदमी की रिकॉर्डिंग सुनाई है आपको, और ऐसे तो मेरे पास कितनी रिकॉर्डिंग है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जब मैं तरीके से अगर आ जाऊंगी अपनी पे, और अगर उस आदमी की करतूतें बताने पे ना, तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और गांव में ना किसी के घर, किसी के दरवाजे पे नहीं बैठ सकता वो आदमी, क्योंकि उसने, बोलते ना डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, वो तो अपने घर के अगल बगल में वार करता है। इतना गिरा आदमी है। तो अगर मैं वो चीजें शेयर करूंगी तो उससे और लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये आदमी की सिर्फ पर्टिकुलर इस आदमी की लाइफ खराब होती ना, तो मैं कब का वो चीजें शेयर कर देती। पर मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उससे जुड़े हुए कई लोगों के घर खराब हो जाएंगे, कई लोगों की इज्जत दाव पे लग जाएगी, कई लोगों की आने वाला फ्यूचर खराब हो जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ। नहीं तो मेरे पास बहुत कुछ है ऐसा, जो अगर मैं दिखा दूं ना, तो जो ये नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। जो बोलते हैं ना कि एक पक्ष देख के, और औरतों की तो आदत होती है, कानून भी औरतों के साथ होता है। 3 साल से केस लड़ रही हूँ मैं, सारे प्रूफ है, हर एक चीज का प्रूफ है, सब कुछ है, फिर भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं होता है। तो बहुत मुश्किल होती है, कोई भी लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। और खास तौर पे वो कहा गया है कि अगर आप झूठे हो तो आप सच बनने का नाटक कर सकते हो और लोग यकीन भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो सच्चे बन करके अपनी सच्चाई बताना बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग इसी में शादी के ऑफर दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि ये सब फालतू की बकवासें मेरे चैनल पर आकर आप लोग ना करें तो बहुत अच्छा होगा। मनोज कुमार ने लिखा है कि मैम आपको देखकर लगता है नहीं है कि आप शादीशुदा हैं, और ऐसा लगता है कि आप 24-25 की ही हैं। तो 24-25 की नहीं हूँ मैं, 35 साल की हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सबके जवाब मैंने दे ही दिए हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपना साथ दीजिए। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।